हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन आईएएस। आज से हम विजन आईएएस के डेली न्यूज़ करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और अगर आप इसे रेगुलर फॉलो करते हो तो करंट अफेयर से जुड़े जो भी कंसेप्चुअल डिसक्लियरिटी रहते हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आप आसानी से करंट अफेयर से जुड़े एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो। और विजन आईएएस एक ट्रस्टेड सोर्स भी है, तो आप इसे डेफिनेटली यूज कर सकते हो। पीडीएफ आप विजन आईएएस के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया allows regional rural banks to access LAF MSF windows। तो आरबीआई ने आरआरबीज को अलाउ कर दिया है कि वो भी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और कॉल और नोटिस मनी मार्केट का इस्तेमाल कर सकती है। फिलहाल क्या है, आरआरबीज को परमिशन नहीं थी कि वो लिक्विडिटी विंडोज जो आरबीआई के है उसे एसेस कर सके या फिर कॉल या नोटिस मार्केट की फैसिलिटीज को एसेस कर सके। तो इस स्टेप के माध्यम से अब आरआरबीज को मोर लिक्विडिटी एसेसेबल हो पाएगी और वो अपने पार्टिसिपेशन को मनी मार्केट में एक्सपेंड भी कर सकेंगे। एलएफ क्या होता है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये एलएफ मॉनेटरी पॉलिसी में इस्तेमाल किया जाता है, जिसके तहत बैंक्स जो है वो बोरो करते हैं मनी थ्रू रीपर्चेज एग्रीमेंट्स फ्रॉम द आरबीआई अगेंस्ट द कोलेट्रल of the government security. It can be state government collateral और सेंट्रल गवर्नमेंट का collateral। और दूसरी तरफ एट द सेम टाइम बैंक्स अगर उसके पास एक्सेस डिपॉजिट्स है तो आरबीआई को लेंड भी करते हैं यूजिंग रिवर्स रेपो रेट कॉन्ट्रैक्ट्स। एमएसएफ की बात करें तो एमएसएफ वेरी शॉर्ट टर्म बोरोइंग स्कीम, बेसिकली बैंक जो है एसएलआर कोटा वाले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का इस्तेमाल करके शॉर्ट टर्म लोन एमएसएफ के माध्यम से लेते हैं। और एमएसएफ जो है वो आरबीआई के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था सो एज टू रिड्यूस वोलेटिलिटी इन द ओवरनाइट लेंडिंग रेट्स ऑफ द बैंक्स। एक बात याद रखिएगा कि एमएसएफ रेट जो है वो रेपो रेट से जनरली हाइयर ही होते हैं। अब ये कॉल या नोटिस मनी मार्केट क्या है? तो कॉल मनी मार्केट के तहत फंड्स जो है बैंक के द्वारा रेज किए जाते हैं ओवरनाइट बेसिस पे, और नोटिस मनी मार्केट के तहत फंड्स जो है वो बैंक के द्वारा रेज किए जाते हैं बट फॉर द पीरियड बिटवीन 2 days एंड 14 days। आरआरबीज के बेसिक के बारे में जान लेते हैं। तो आरआरबी जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही है जिसके मदद से एडिक्वेट क्रेडिट एग्रीकल्चर सेक्टर को पहुंचता है या फिर अन्य रूरल सेक्टर को पहुंचता है। इसके ऑब्जेक्टिव जो है वो स्मॉल मार्जिनल फार्मर, सोशियो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, इनको क्रेडिट पहुंचाने का है सो दैट एग्रीकल्चर इंडस्ट्री या फिर ट्रेड का डेवलपमेंट हो सके। इसको सेटअप किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप, और उसके बाद ही ये जो आरआरबी एक्ट 1976 है पास किया गया था। जो शेयर होल्डर्स होते हैं आरआरबीज में, याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं, कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट होते हैं और स्पॉन्सर बैंक भी होते हैं। इट कैन बी एसबीआई, इट कैन बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इन द प्रोपोर्शन 50-15-35। Let's move to the second article, which is on Chinese researchers claim to have achieved quantum supremacy। तो जो चाइनीज रिसर्चर्स है उन्होंने क्वांटम कंप्यूटर डेवलप कर लिया है और यह कंप्यूटर कंप्यूटेशन कर सकता है 100 ट्रिलियन टाइम्स फास्टर देन द वर्ल्ड मोस्ट एडवांस सुपर कंप्यूटर। इसके बाद चाइना जो है पहला कंट्री बन गया है ऐसे टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में। पिछले साल आपको याद होगा तो गूगल ने भी इसी टाइप का क्वांटम कंप्यूटर बनाया था सिकामोर के नाम से,
जो 200 सेकेंड में 10,000 साल के कैलकुलेशन जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर लगाते करने में 200 सेकेंड में ही वो कर लेता, हेंस रीचिंग क्वांटम सुप्रीमेसी। क्वांटम कंप्यूटिंग के बेसिक के बारे में जान जाते हैं। तो क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम मैकेनिक्स को हार्नेस करता है टू डिलीवर ह्यूज लीप्स फॉरवर्ड इन प्रोसेसिंग पावर। बेसिकली जो प्रोसेसिंग टाइमिंग जो है वो बहुत ही कम हो जाता है। आप देख रहे हो 10,000 ईयर्स लगते एक ट्रेडिशनल कंप्यूटर को प्रोसेस करने में, जो सिकामोर 2 सेकंड में कर सकता है। तो इसी को कहते हैं लीप। दूसरा, रेदर देन स्टोरिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग बिट्स, ये याद रखिएगा कि जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स होते हैं वो जीरो या वंस में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, जबकि क्वांटम कंप्यूटर जो होते हैं वो क्यूबिट्स में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं टू इनकोड इंफॉर्मेशन एज जीरोस वंस और बोथ एट द सेम टाइम। दे फंक्शन अकॉर्डिंग टू टू key principles of quantum physics. Sorry friends. They function according to two key principles of quantum physics. One is superposition और दूसरा entanglement. Superimposition और entanglement इसमें ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप देख लीजिएगा। Let's move to the next article. Reserve Bank of India tightens oversight of large urban cooperative banks and NBFCs. हाल फिलहाल में आरबीआई ने स्टेप्स लिए हैं जिसका मकसद गवर्नेंस और वर्किंग कंडीशंस जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के हैं या फिर एनबीएफसीज के हैं उनमें सुधार लाने के लिए क्या रिफॉर्म्स लिए गए हैं। पहला, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट नॉर्म्स लाया जाएगा लार्ज यूसीबीज एंड एनबीएफसीज के लिए। बेसिकली ये जो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट है ये ऑलरेडी कॉमर्शियल बैंक्स के लिए अप्लाई होते हैं, लेकिन अब ये यूसीबीज और एनबीएफसीज के लिए भी अप्लाई होंगे। दूसरा रिफॉर्म, हार्मोनाइज द गाइडलाइंस ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट्यूटरी ऑडिटर। स्टेट्यूटरी ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा फॉर कॉमर्शियल बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड एनबीएफसी। न्यू गाइडलाइंस विल इनेबल सुपरवाइज्ड एंटिटी जो ऑडिट फर्म्स को अपॉइंट करेंगे एज पर देयर नीड्स इन ए टाइमली, ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव मैनर। अन्य रिफॉर्म्स जो है वो है स्केल बेस्ड रेगुलेटरी अप्रोच लिंक्ड टू सिस्टमैटिक रिस्क कंट्रीब्यूशन ऑफ एनबीएफसी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसका बेनिफिट क्या होगा। बेनिफिट जो है इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्वालिटी बढ़ेगी, गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स बढ़ेगा, साथ ही साथ जो लार्ज यूसीवीज हैं, एनबीएफसीज हैं, वो इसके रेगुलेशन में आएंगे। क्या आरबीआईए फ्रेमवर्क के रेगुलेशन में आएंगे। सिंस जून 2020 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को आरबीआई के सुपरवाइजरी पावर के अंतर्गत ले आया गया है जब पीएमसी बैंक के कोलैप्स होने की घटना सामने नजर आई थी। एट प्रेजेंट द रेगुलेटरी regime governing the NBFC sector is built on the principle of proportionality. ऐसे एनबीएफसी को ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, लेकिन मेन रेगुलेटर इसका आरबीआई ही है। अब हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बेसिक के बारे में जान जाते हैं। ये प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स है लोकेटेड इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरिया, और ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रूप में रजिस्टर्ड होते हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ आइदर द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट या फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। आरबीआई इसे रेगुलेट करता है, इनके बैंकिंग फंक्शन को सुपरवाइज करता है अंडर द पावर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। एनबीएफसी एक कंपनी ही होती है जो कंपनीज एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड होती है
और ये लोन, एडवांसेस, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स या स्टॉक्स, बॉन्ड्स या डिवेंचर, ये सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट इश्यू करता है, इंश्योरेंस बिजनेस इश्यू करता है, चिट बिजनेस इश्यू करता है, उसे ही एक्वायर करता है। एनबीएफसीज भी रेगुलेट और सुपरवाइज आरबीआई के ही द्वारा होती है, आरबीआई एक्ट के तहत। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन रिलीज ड्राफ्ट ऑफ द नेशनल अनमेड एयरक्राफ्ट सिस्टम ट्रैफिक मैनेजमेंट पॉलिसी। तो बेसिकली दिस पॉलिसी अंडर ड्राफ्ट स्टेट। तो आगे भी जब ये अप्रूव हो जाएगा तो न्यूज में आएंगे, तो हमें उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट ऑलवेज चेंज हो सकता है इसमें। तो हमें क्या जानने की जरूरत है, ड्रोन के बारे में जान लेते हैं। ड्रोन एरियल डिवाइस है जो नेविगेट कर सकता है विदाउट ए ह्यूमन ऑन बोर्ड और बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट। तो विजुअल लाइन ऑफ साइट क्या होता है, लेट्स से ये यहाँ तक आपकी नजरें जा सकती है, इसके बाद आपको कुछ नहीं दिखता, तो ड्रोन यहाँ पर भी ऑपरेट हो सकते हैं। भारत में ड्रोन का इस्तेमाल रिसर्च एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए किया जाता है। एक और इन्फॉर्मेशन आपको याद ये रखनी चाहिए कि जो ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ड्रोन के ऑनर्स, ड्रोन के ऑपरेटर्स को रेगुलेट किया जाता है ना। यानी कि आपको ड्रोन रजिस्टर करवाने पड़ेंगे, जो ऑनर होगा उससे भी रजिस्टर करवाने पड़ेंगे, और आपको फ्लाइट अप्रूवल्स यहीं से मिल सकेंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। Ministry of Textiles seeks proposal to set up an export promotion council for technical textiles। क्या मकसद है टेक्निकल टेक्सटाइल्स के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल सेटअप करने का, जिसकी मदद से जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स हैं उनके इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट किया जाएगा। तो सबसे पहले बेसिक की बात कर लेते हैं कि जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स होते हैं वो टेक्सटाइल ही होते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं प्राइमरली फॉर द पर्पज ऑफ देयर टेक्निकल परफॉर्मेंस एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज रेदर देन एस्थेटिक और डेकोरेटिव characteristics. They are used individually or as a component या part of another product to enhance its functional property। टेक्निकल टेक्सटाइल्स को हम 12 मेजर सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, और आप देख सकते हो वन सेगमेंट इज मीडी टेक, द अदर इज मोवी टेक, द अदर इज ओई टेक। सो नो नीड टू रिमेम्बर इट, ओनली इतना याद रखिएगा कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स का डेफिनेशन क्या होता है एंड एसोसिएटेड टर्म्स। लेट्स मूव टू द छोटा मोटा आर्टिकल। The first article is about Great Barrier Reef। तो रिसेंटली IUCN ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ स्टेटस है उसको लोअर कर क्रिटिकल और डेटोरिएटिंग स्टेटस में डाल दिया गया है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज की घटना देखने को मिल रही है, जिसके कारण ओशियन वाटर वार्म अप हो रहे हैं, इसके कारण जो कोरल्स के हेल्थ है वो डेटोरिएट हो रहे हैं। कोरल ब्लीचिंग का घटना 2016 में, 2017 में, 2020 में भी देखने को मिली। इसने कहीं ना कहीं कोरल्स के हेल्थ को डैमेज किया है, उस पर जो डिपेंडेंट एनिमल्स है, फ्लोरा है, फौना है, वो सब प्रभावित हुए हैं। और यह जो है ग्रेट बैरियर रीफ वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सटेंसिव एंड स्पेकुलर कोरल रीफ इकोसिस्टम, जो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट में सिचुएटेड है। अगर ये ऑस्ट्रेलिया है तो यहाँ पे कोरल्स ग्रेट बैरियर रीफ सिचुएटेड है, आप देख सकते हो मैप में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ओमान इंडिया फ्रेंडशिप एसोसिएशन। तो बेसिकली ओमान जो कि इंडिया का ओल्डेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वेस्ट एशिया में, इन्होंने डायरेक्टिव्स अनाउंस किए हैं ओमान इंडिया फ्रेंडशिप एसोसिएशन इस्टेब्लिश करने के फील्ड में। ये फर्स्ट सच इनिशिएटिव होगा वेस्ट एशिया में। एम जो है इस एसोसिएशन का बेसिकली टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म जो फ्रेंडशिप, अंडरस्टैंडिंग और मैटर ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट प्रमोट करता हो बिटवीन ओमान एंड इंडिया बिजनेस एंड सोशल कम्युनिटीज इन द सल्तनत। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। एक्सपोर्ट कंट्रोल लॉ ऑफ चाइना।
तो बेसिकली चाइनीज गवर्नमेंट ने ये लॉ पारित किया है जिसके तहत जो सेंसिटिव मटेरियल्स और टेक्नोलॉजीज हैं वो चाइना से अगर वो अन्य देश में एक्सपोर्ट किए जाते हैं तो उनको रेगुलेट किया जाएगा, उनके एक्सपोर्ट को रेगुलेट किया जाएगा। ये जो लॉ है एक्सपोर्ट कंट्रोल करता है ओवर आइटम्स ऑफ बोथ सिविलियन या फिर मिलिट्री यूज आइटम्स, गुड्स, टेक्नोलॉजीज एंड सर्विसेज which are related to national security, including data related to them. It allows China to retaliate against US, which blocked Chinese firms Huawei, TikTok on ground of national security. Basically, इंडिया ने भी नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर चाइनीज ऐप्स को बैन किया है। यूएस ने भी नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर बहुत सारे एप्लीकेशन और कंपनीज को बैन किया, तो चाइना भी रिटेलिएट करने के पर्पज से इस पॉलिसी को लाया है। ECN ऑल्सो एक्सटेंड्स चाइनीज जुरिडिक्शन इवन बियॉन्ड नेशनल टेरिटरी। जैसे प्रीलिम्स के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, द कैंसर जीनोम एटलस प्रोग्राम। द कैंसर जीनोम एटलस प्रोग्राम कैंसर जीनोमिक्स प्रोग्राम है। ये यूएस इंडिया के इनिशिएटिव है जो 2006 में लॉन्च किए गए थे, जिसके तहत रिसर्चर्स फ्रॉम डाइवर्स डिसिप्लिन एंड मल्टीपल इंस्टीट्यूशन उनको एक साथ लाया जाएगा। ओवर द ईयर्स TCGA generated over 2.5 petabytes of genomic, epigenomic, transcriptive and proteomic data. These data led to improvements in the ability to diagnose, ट्रीट एंड प्रिवेंट कैंसर। तो इस डाटा की मदद से क्या होगा, जो कैंसर जैसे विशाल बीमारी उनको अर्ली डायग्नोसिस किया जाएगा, ट्रीट किए जा सकते हैं और इवन कैंसर को होने से रोका भी जा सकता है। ऑन सिमिलर लाइंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडियन कैंसर जीनोमिक एटलस भी इनिशिएट किया गया है, विच इज लेड बाय CSIR along with key stockholders. तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, प्लांट बेस्ड वैक्सीन। तो प्लांट बेस्ड वैक्सीन की ही बात करते हैं। एक प्रकार से इट इज ए टाइप ऑफ रिकम्बिनेंट वैक्सीन जो एंटीजन इंट्रोड्यूस कर देता है अगेंस्ट पार्टिकुलर पैथोजेंस इनटू द सेलेक्टेड प्लांट। So it is an emerging as an affordable and efficient alternative for vaccination against diseases. तो इसमें क्या होता है कि रेदर देन रेप्लिकेटिंग ए वायरस इट एम्स टू इंजीनियर ए वायरस लाइक प्रोटीन इन लिविंग प्लांट, है ना। तो वायरस लाइक प्रोटीन जो है लिविंग प्लांट्स में इन्फ्यूज कर देती है रेदर द डेड वायरसेस। व्हेन एडमिनिस्टर्ड, ये जो वायरस लाइक प्रोटीन है मिमिक्स ए वायरस एंड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इम्यून सिस्टम, thus eliciting ए प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स या डेवलपिंग ए प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स। वैक्सीन की अगर हम बात करें तो जनरली कंटेन्स डेड और वीकेंड वर्जन ऑफ द सेम माइक्रोब ऑफ डिजीज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज अबाउट डायम। तो डायम के बारे में आपको यही याद रखना है कि इट इज ए फेसबुक बैक्ड क्रिप्टो करेंसी विच वॉज रिब्रांडेड फ्रॉम द अर्लियर नेम लिब्रा। आपको याद होगा फेसबुक ने लिब्रा क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की थी, उसी का रिब्रांडिंग करके डायम को लाया गया है। क्रिप्टो करेंसी की ही बात कर लेते हैं। एक प्रकार से डिजिटल करेंसी ही है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है। कुछ एग्जांपल देख लो क्रिप्टो करेंसीज के, वो बिटकॉइन, इथेरियम है, रिपल है, बट नो नीड टू रिमेंबर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, पैसेज एक्सरसाइज। वैसे तो यूपीएससी पैसेज एक्सरसाइज के बारे में या एक्सरसाइज के बारे में कम ही पूछती है या पूछती ही नहीं, अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए। लेकिन यू नो यूपीएससी मीन्स अनएक्सपेक्टेशन एरर, सो ये भी याद रख लेते हैं। ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और रशिया नेवीज के बीच इन द ईस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन में किया जाता है, और ज्वाइंट एक्सरसाइज इंद्र 2020 भी इन्हीं दोनों देश के बीच होते हैं और ये नॉर्थ इंडियन ओशियन में होता है, बट नो नीड टू रिमेंबर दैट मच। सो फ्रेंड्स, द टुडे सेशन इज नाउ कंप्लीटेड। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें,
और आगे हम कुछ और कंसेप्चुअल वाले वीडियोस भी लेके आएंगे अलॉन्ग विथ दिस सीरीज। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।